नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था उसी के अकॉर्डिंग साथियों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक अपने कंप्लीट किया है पूंजी बाजार, उससे संबंधित स्टॉक एक्सचेंज जिसे शेयर मार्केट भी कहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में रीट का एग्जाम आप सभी साथियों ने फिनिश कर लिया होगा और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी साथी सकुशल अपने घर भी पहुंच गए होंगे। आपका एग्जाम भी बहुत बढ़िया हुआ था, एग्जाम का लेवल अच्छा था। सभी साथियों को नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। नमस्ते साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट साथियों लाइव जुड़िएगा। आज अपन डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ साथी हो सकता है अभी तक नहीं पहुंचे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस क्लास को जब अपलोड होगी तब देख लेंगे। आज अपन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे पूंजी बाजार, जो कि देश में दीर्घकाल के लिए वित्त की व्यवस्था करता है, दीर्घकालीन और मध्यकालीन। उस बाजार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जी जी, सभी साथियों का स्वागत, सभी साथियों का स्वागत। साथियों अब मैं अपने काम को शुरू कर रहा हूं। जी जी, एग्जाम देखिए आपकी मेहनत का ही परिणाम है। और आजकल तो सुभाष सर कहते हैं वही बात है, अभी मूलतः वही बात है। जो राजस्थान अध्ययन है उसको रटो और एनसीईआरटी उसको कवर करो। लेवल हालांकि जो एसएस का लेवल है वो अच्छा लेवल दे रखा था, अच्छे खासे प्रश्न वहां से पूछे गए हैं। सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। साथियों चलिए अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपना काम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। आप सभी साथियों का एक साथ स्वागत और अभिनंदन। साथियों आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि पूंजी बाजार से संबंधित रहने वाले हैं। कुछ प्रश्न जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वही रहेंगे। जी नहीं, आज मैं उसी टॉपिक के प्रश्न करवाऊंगा आज की क्लास में। कल अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी मैं उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जिसके बारे में थोड़ी बहुत मैंने चर्चा भी की थी। प्रश्न आपको दे रखा है कि वित्त बाजार के कार्यों में शामिल है। तो वैसे ये प्रश्न अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पूर्णतः एक टेस्ट सीरीज के रूप में आज अपन इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। तो देखिएगा, वित्त प्रणाली या जो वित्त बाजार है उसके अंतर्गत अपन शामिल करते हैं बचतों को गतिशील बनाने का कार्य, लेन देन की लागत को कम करने का कार्य, मूल्य खोज को सुसाध्य बनाना। मूल्य खोज का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ के लोगों को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था उनकी हो जाना। जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिल गया, जिसको निवेश चाहिए उसको निवेश मिल गया। उत्तर आएगा ऑप्शन डी। आप सभी साथियों का बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है साथियों, वेरी गुड। फिर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट प्रश्न की। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है कि वित्त बाजार के अंग माने जाते हैं। तो ये सिंपल प्रश्न है, आपके लिए कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। वित्तीय जो बाजार है उसमें आपका मुद्रा बाजार भी शामिल है, पूंजी बाजार भी शामिल है, ए और बी दोनों शामिल है। प्राथमिक बाजार है वो डायरेक्ट वित्तीय बाजार में नहीं आता, वित्तीय बाजार में शामिल होता है लेकिन डायरेक्ट वित्तीय बाजार में शामिल नहीं होता। स्क्रीन वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि अभी देखिएगा ऑडियो वीडियो में कोई समस्या आ रही है तो बताइएगा मुझे एक बार। वित्तीय बाजार के अंगों में शामिल हैं, तो मूलतः वित्तीय बाजार के जो अंग हैं उनमें अपन शामिल करते हैं क्या, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 देखो क्या दे रखा है आपको। प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है। हाँ, अभी रुकिए तो बताइएगा जी, अभी रुकिए तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है और प्रश्न संख्या 3 आपसे ये पूछ रहा है कि बताइएगा मध्यकालीन और दीर्घकालीन, मिडिल टाइम और अपन बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म, इसके लिए वित्त संबंधी बाजार कौन सा है? मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, विदेशी बाजार या सभी? आपको मध्यकालीन और दीर्घकालीन समय के लिए वित्त की व्यवस्था करनी है। इसके लिए मुझे बताइएगा कौन सा बाजार काम में लेते हो। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा बाजार का संबंध होता है अल्पकाल के साथ, अल्पकाल के साथ वित्त व्यवस्था के साथ मुद्रा बाजार का संबंध है। पूंजी बाजार का संबंध होता है अल्पकाल तो नहीं होता लेकिन दीर्घकाल, एक तो क्या है दीर्घकाल प्लस मध्यकाल, ये आपको प्रश्न में पूछा है। प्रश्न में पूछा है कि दीर्घकालीन और मध्यकालीन बाजार के लिए कौन से बाजार का संबंध होता है वित्त के साथ? उत्तर आ जाएगा पूंजी बाजार। कौन सा बाजार आ जाएगा जी? पूंजी बाजार आ जाएगा। मुद्रा बाजार इसका सही उत्तर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न संख्या 4 अपने सामने है। पूंजी बाजार पर नियंत्रण की शीर्ष संस्था कौन सी है? पूंजी बाजार पर नियंत्रण करने की शीर्ष संस्था कौन सी है? बताइएगा साथियों। आरबीआई, सेबी, ओटीसीआई, एनएसई, बताइएगा कौन सा होगा। बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा है। ध्यान रखिएगा साथियों, पूंजी बाजार वो बाजार होता है जो दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त की व्यवस्था करता है और उस पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है? ध्यान दीजिएगा, सेबी के साथ होता है। उसका नियंत्रक है वो कौन होता है? सेबी होता है। उसका नियंत्रक कौन होता है भाई? सेबी इसके नियंत्रक के रूप में जाना जाता है। कौन होता है? सेबी। ध्यान दीजिएगा, जो पूंजी बाजार है इसके भी मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, एक तो प्राथमिक बाजार और एक द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार को अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष बाजार, द्वितीयक बाजार को अपन बोलते हैं परोक्ष बाजार। इस बाजार का जो स्वरूप है वो सामान्यतः कम संगठित है। ध्यान दीजिएगा, सेबी का डायरेक्ट ज्यादा कंट्रोल कौन से मार्केट पर रहता है? सेकेंडरी मार्केट पे रहता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न आपसे सीधा पूछा गया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेन बात आपको ये ध्यान में रखनी। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमें देखिएगा क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 5 अपन को दे रखा है किसके संदर्भ में? देखिएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस में अगर आप कमेंट करते हो तो वो दिखाई उनको देंगे कमेंट सेशन में जाने के बाद, टीम को बिल्कुल दिखाई देते हैं। आप जो कमेंट पास करते हो या जो कमेंट देते हो वो टीम के पास पहुंचते हैं। तो अगर वहां कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां कोई समस्या आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट में। और फिर भी अगर यूं लग रहा है कि क्यूरीज का सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो आप पोलिंग टीम पर इसके बारे में समाधान ले सकते हो। देखिएगा, प्रश्न अगला दे रखा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार में भागीदार नहीं बन सकता? ये प्रश्न बताइएगा, ये प्रश्न जरूर बताइएगा साथियों, प्रश्न अच्छा है। वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, कौन है जो स्टॉक एक्सचेंज में भागीदार नहीं बन सकता? स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने वाले के रूप में मूलतः जिसे अपन शामिल नहीं करते, मैं मूलतः शब्द काम में ले रहा हूं, शामिल नहीं करते, वो कौन होता है? क्या वो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, क्या वो विकास बैंक है, क्या वो म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या वो स्टॉक एक्सचेंज है? बताइए।
बताओ बताओ फटाफट। ए सी डी। ध्यान रखना साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्ट से संबंधित नहीं है। देखिएगा, आप उत्तर दोगे वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक बड़े स्तर पर अगर निवेश करेंगे तो उन्हें कहां करना पड़ेगा? पूंजी बाजार में करना पड़ेगा। भी बड़े स्तर पर अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपको पूंजी बाजार में काम करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि वाणिज्यिक बैंक है वो किसके नियंत्रण में काम करते हैं? खुद किसके नियंत्रण में काम करते हैं? आरबीआई के। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है? क्या वाणिज्यिक बैंक है वो पूंजी बाजार में पैसा नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हैं और लगाते भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर इसका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। म्यूचुअल जो फंड्स होते हैं वो छोटी छोटी निवेशों के संदर्भ में होते हैं और इनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता, कहां? पूंजी बाजार के संदर्भ। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी पूंजी बाजार की प्रतिभूति नहीं है? उत्तर दीजिएगा। सिंपल प्रश्न है, सभी साथियों का सही उत्तर इसमें आना चाहिए। फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों, क्या आंसर इसमें आएगा? निम्न में से कौन सी पूंजी बाजार की प्रतिभूति नहीं है? कौन सी इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट की नहीं है? ऑप्शन ए समतांश इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों अंशों के ही पार्ट होते हैं, ये दोनों अंशों के ही पार्ट हैं। बॉन्ड्स या वाणिज्यिक बिल। सही उत्तर बताइएगा कौन सा होगा इसमें? निम्न में से कौन सी पूंजी बाजार की प्रतिभूति नहीं है? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज है जिसका संबंध कैपिटल मार्केट के साथ नहीं है? ऑप्शन आ रहा है डी डी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सही उत्तर हो जाएगा ये। हमने इसकी चर्चा की थी। इसका उपयोग होता है अल्पकाल के लिए। किस समय के लिए साथियों? अल्पकाल के लिए। तो ये आ जाएगा मुद्रा बाजार से संबंधित। किस बाजार से संबंधित? मुद्रा बाजार से संबंधित। मैंने आपको बताया था, एक तो क्या है, जो व्यापारिक बिल हैं वो भी इसमें आते हैं और ये वाणिज्यिक बिल भी इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, आपको क्या दे रखा है? किस वित्तीय बाजार में जोखिम तत्व अधिक पाया जाता है? सिंपल प्रश्न, कहीं कोई समस्या नहीं है। किस वित्तीय बाजार में जोखिम तत्व अधिक पाया जाता है? ये सी उत्तर किसका आ रहा है साथियों? सी उत्तर किसका आ रहा है? किस वित्तीय बाजार में जोखिम तत्व अधिक पाया जाता है? आ जाओ भी फटाफट आ जाओ। किस बाजार में वित्तीय जोखिम अधिक पाया जाता है? उत्तर डी डी, मेरे ख्याल से पीछे वाले प्रश्न का है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या आएगा? प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। देखिएगा, जोखिम तो दोनों में ही है, लेकिन कंपेरेटिव अपन देखें तो पूंजी बाजार में रिस्क बड़ी है तो प्रॉफिट भी बड़ा है। मुद्रा बाजार की तुलना में इसमें रिस्क क्या है? ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 8, सिंपल प्रश्न। आपके लिए प्रश्न कुछ भी नहीं है, आप तैयारी कर रहे हो इस लेवल पर, तो आपके लिए प्रश्न बिल्कुल भी कुछ नहीं है साथियों। बताइएगा, पूंजी बाजार को विभाजित किया जाता है कितने पार्ट्स में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? पूंजी बाजार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कैपिटल मार्केट कितने पार्ट्स में टूटता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? सही उत्तर आएगा, देखिएगा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पूंजी जो बाजार है, इस पूंजी बाजार के 2 भाग हैं, 2 सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 सब पार्ट है बताइएगा? पूंजी बाजार 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो प्राइमरी
प्राथमिक पूंजी बाजार और एक है द्वितीयक पूंजी बाजार। द्वितीयक पूंजी बाजार को क्या बोलते हैं? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि द्वितीयक पूंजी बाजार के द्वितीयक भाग को क्या बोलते हैं। साथ ही दूसरा भाग क्या कहलाता है? शेयर बाजार। क्लियर है? इस सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर बाजार। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष बाजार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 9, वेरी गुड, एक बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने है। आईपीओ का संबंध किस बाजार के साथ है? आईपीओ का संबंध किस बाजार के साथ है? बताइएगा साथियों, उत्तर दीजिएगा। आईपीओ का रिलेशन, आईपीओ का संबंध कौन से मार्केट के साथ है? प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, मुद्रा बाजार या सभी के साथ? जी नहीं, सैटरडे की क्लास नहीं हुई, आज ही नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे के बाद। आईपीओ का संबंध किस बाजार के साथ है? उत्तर आ रहा है बी बी बी। एक उत्तर आया है ए, सी, ए। देखिएगा आईपीओ होता क्या है पहले तो आपको ये समझना होगा साथियों। आईपीओ होता क्या है ये आपको पहले समझना होगा, उसके बाद आप इसका उत्तर दे पाएंगे। और मैंने आपको बताई भी ये बात। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई कंपनी अपने जीवन काल में प्रथम बार, कोई कंपनी अपने जीवन काल में प्रथम बार प्रतिभूतियों का सार्वजनिक जो निर्गमन करती है उसे अपन कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। साथियों ये कंपनी से संबंधित बातें हैं और इसके बारे में मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी अपने या तो कोई नई प्रतिभूति का या प्रथम बार जो निर्गमन करती है वो कौन से बाजार में करती है? कौन से बाजार में करेगी? प्राथमिक बाजार में करेगी। इसका मतलब आईपीओ का जो संबंध हो जाएगा वो किस बाजार के साथ हो जाएगा? प्राथमिक बाजार के साथ हो जाएगा। आईपीओ का रिलेशन, आईपीओ का संबंध कौन से बाजार के साथ हो जाएगा? प्राथमिक बाजार के साथ आईपीओ का संबंध हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? जी नहीं, 9 में सी नहीं आएगा, 9 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ओके कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होता है? देखिएगा कोई भी प्रतिभूति अगर आप ऑनलाइन रूप में रखते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो। सीधी सी बात ये है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट यही होता है जिसकी खरीद फरोख्त आप कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से, उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्राथमिक बाजार में निवेशक कौन हो सकते हैं? उत्तर दीजिएगा। प्राइमरी मार्केट जो कि पूंजी बाजार का भाग है उसमें कौन कौन निवेशक हो सकते हैं? देखिएगा आईपीओ क्या होता है, मैं थोड़ा सा पीछे वाले प्रश्न को रिपीट कर देता हूं तब तक बाकी साथी इसका उत्तर दीजिएगा। आईपीओ होता है जब भी कोई कंपनी अपने जीवन काल में प्रथम बार सार्वजनिक जनता में अंश या किसी अन्य प्रतिभूति, वो ऋण पत्र हो सकता है, वो अंश हो सकता है, इनको निर्गमित कर रही है प्रथम बार अपने जीवन में, उसे अपन बोलते हैं आईपीओ। उसे अपन क्या कहते हैं? आईपीओ। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि आईपीओ का संबंध किसके साथ है, तो मुझे बताइएगा। कोई कंपनी अपनी नई प्रतिभूतियों को जारी कर रही है या अपने जीवन काल का प्रथम निर्गमन कर रही है तो कौन से बाजार में करेगी?
मैंने आपको बताया वो करेगी प्राथमिक बाजार में, इसलिए आईपीओ का रिलेशन हो गया प्राथमिक बाजार के साथ। प्राथमिक बाजार में निवेशक हो सकते हैं जी, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे अपन। मुझे बताना चाहिए था मैंने बैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, इन सारी बारे में डिस्कस करेंगे। प्राथमिक बाजार में अस्थायी पूंजी निवेश की विधि क्या है? प्राथमिक बाजार में अस्थायी पूंजी निवेश की विधि क्या है? प्राथमिक बाजार में अस्थायी पूंजी की विधियां पूछी हैं। क्या इसमें विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव करना शामिल है? क्या इसमें विक्रय के लिए प्रस्ताव किया जा सकता है? तीसरी बात, क्या इसमें अधिकार निर्गमन के द्वारा भी इश्यू किया जा सकता है? क्या इसमें ये ई टीपीओ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ है। आईपीओ भी एक मेथड हो सकता है, बताइएगा। प्राथमिक बाजार में अस्थायी पूंजी निवेशन की ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी के सभी प्राथमिक बाजार में पूंजी निवेश की विधियां हैं। डी नहीं होगा, उत्तर ई होगा। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, उत्तर इसका ई होगा, क्योंकि इसमें सभी के सभी ऑप्शन प्राइमरी मार्केट में रखे जाते हैं। प्राथमिक बाजार में ये सभी के सभी ऑप्शन हैं वो अवेलेबल होते हैं। किस तर्ज पर, किसके लिए अपन बोल सकते हैं, इशू करने के लिए। ऑप्शन ई होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा। ये सभी विधियां मैंने आपको बताई थी, ये सभी विधियां मैंने आपको बताई थी, आप नोट्स जाकर के एक बार चेक करें। अच्छा, इसका नहीं लिया ना, एक मिनट रुको। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12 की मैं बात कर रहा हूं। प्राथमिक बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक बार उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर एक, यह नई प्रतिभूतियों के निर्गमन, यहां नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। बताइएगा बात सही है कि गलत है। प्राथमिक बाजार में क्या नई प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है? प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है, इसका एक निश्चित स्थान होता है और इसके अंतर्गत केवल प्रतिभूतियों का क्रय ही संभव है। बताइएगा कौन सा प्राथमिक बाजार के संदर्भ में गलत कथन है? उत्तर आपको यह देना है कि निम्न में से कौन सा कॉन्सेप्ट है वो गलत है। रोंग सेंटेंस को आपको सेलेक्ट करना है, स्टेटमेंट को।
बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उत्तर आ रहा है। और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब साथियों का उत्तर है वो ठीक आ रहा है, कुछ साथियों का उत्तर गलत आ रहा है। प्रेम कला जी, आपका आंसर गलत है। प्राथमिक बाजार वो बाजार होता है जिसके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होता, जिसके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि इसका कोई निर्धारित स्थान नहीं होता, स्थान होता है सेकेंडरी मार्केट का। और सेकेंडरी मार्केट के स्थान को अपन कहते ही हैं स्टॉक एक्सचेंज, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोल सकता हूं, या शेयर बाजार का नाम इसको दे सकता हूं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 अच्छा प्रश्न है। और जहां ये टॉपिक लगता है वहां फर्स्ट ग्रेड में कई बार इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, प्राथमिक व द्वितीयक बाजार हैं, प्राथमिक व द्वितीयक बाजार क्या है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार क्या एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, या सभी कथन सही हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का इंटरनल रिलेशन क्या है? देखिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये क्लास अपलोड में जाने वाली है, और अपलोड में जाएगी इसका मतलब ये इसको बाकी के बच्चे बाद में भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, इसलिए मैं सही गलत ही बताऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं किसी का नाम यहाँ कम ही लेने का कोशिश करूंगा, कि फिर भी एक आध बच्चे का नाम मैं ले लेता हूँ इसके संदर्भ में। प्राथमिक व द्वितीयक बाजार के संदर्भ में सही उत्तर दीजिएगा। क्या ये दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, या सभी सही हैं? देखिएगा साथियों, प्राथमिक बाजार वो बाजार होता है, जैसे मैं प्राइमरी मार्केट की बात करता हूं और ये सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को प्रथम बार उतारती है, कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को फर्स्ट टाइम लेकर के आती है, फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को लेकर के आई। अब बताइएगा, यहां सिर्फ इनको आप यानी निवेशक इसको खरीद सकते हैं। अगर निवेशक को इसे बेचना हो तो इसे कौन से मार्केट में जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। इसका मतलब यहां से जो चीजें आई है उसी के कारण सेकेंडरी मार्केट चल रहा है, और सेकेंडरी मार्केट में जो प्रतिभूतियां आ रही है उसका आधार ये है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंपिटिटर नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 14, वह बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। सिंपल प्रश्न पूछा था मैंने आपको, वह बाजार जहां सिर्फ दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, क्रय विक्रय होता है। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, वह बाजार जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। आपका उत्तर क्या आएगा? उत्तर दीजिएगा, चारों ऑप्शन देख करके उत्तर दीजिएगा। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। डी, हाँ मैं डी ऑप्शन की ही तलाश कर रहा था कि कौन कौन साथी इसमें डी ऑप्शन का उत्तर का चयन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है वो होगा, वो होगा, वो होगा, क्या इसका डी होगा? क्या इसका ए होगा? जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न को गौर से समझिएगा, जहां प्रतिभूतियों का दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय दोनों होता है, क्रय और विक्रय दोनों होता है। प्राथमिक जो बाजार है उस प्राथमिक बाजार में तो सिर्फ दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय होता है, यानी प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार दोनों तो पार्ट हो गए किसके? पूंजी बाजार के।
पूंजी बाजार के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। क्रय विक्रय दोनों की बात आ रही है। अगर सिर्फ ये बोला जाता कि ऐसा कौन सा बाजार है जिसमें दीर्घकालीन वित्त का निर्माण होता है, तो उत्तर आ जाता पूंजी बाजार। अगर प्रश्न में यह बोला जाता जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को प्रथम बार जारी किया जाता है, तो उत्तर आ जाता प्राथमिक बाजार। मुझे यह बोला गया है जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, हो गया, मिस्टेक हो जाती है। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब आपके प्रश्न क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज का संबंध है। सिंपल प्रश्न, सिंपल प्रश्न। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। 14 नंबर प्रश्न में क्या था एक बार समझिएगा। वह बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, खरीदना और बेचना, जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों होता है, प्रश्न ये पूछा गया। अब अगर कुछ नहीं दिया होता, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार मेरे पास ऑप्शन होता, तो मैं चयन करता पूंजी बाजार का, करता कि नहीं करता। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में जब आपके पास निकटतम ऑप्शन मौजूद हो, आपको यहां तक गहराई में पूछ लिया गया कि जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का परचेज और सेल्स दोनों हो, तो इसका उत्तर क्या होगा मुझे बताइएगा। आप बताइएगा खुद, कहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियां खरीदी और बेची दोनों जाती हैं। कोई बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। इसका संबंध किसके साथ होता है? सेकेंडरी मार्केट के साथ होता है, न कि प्राइमरी मार्केट के साथ। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम, पूंजी मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। लेकिन मेरे ज्यादा निकटतम ऑप्शन का चयन मुझे करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है? प्रश्न संख्या 15 की अपन बात कर रहे थे। सिंपल प्रश्न है, लेकिन उनके लिए सिंपल नहीं है जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको ये सिंपल बनाने में टाइम लगा है, सीधी सी बात ये। शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज का संबंध होता है किस बाजार के साथ? द्वितीयक बाजार के साथ। किस बाजार के साथ होता है? सेकेंडरी मार्केट के साथ है। क्लियर? प्रश्न संख्या 16, महत्वपूर्ण शब्द, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। अग्रनयन का शब्द, अग्रनयन शब्द का आशय किससे है? जी मैं बता देता हूं, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। धुरीना को, यानी पूरी धुरीना की टीम में जिसमें सुभाष सर का बहुत बड़ा योगदान है, उनको अवार्ड मिला है अभी पीछे किसके संदर्भ में? जो गरीब बच्चे हैं, यानी देश स्तर पर जितने भी गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा लेने में क्या है भी सक्षम नहीं है, उन तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने के संदर्भ में एक बहुत बड़ा योगदान धुरीना का सुभाष सर का है। इसलिए शिवाजी जान सर को इसमें क्या मिला? भी अवार्ड मिला है, ध्यान दीजिएगा इस चीज। अगर नयन शब्द का आशय किसके साथ है? बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा है। मैंने कहा था बाजार में दो प्रकार से मुद्रा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो सकता है, बदला या नगद। तो ध्यान दीजिएगा, बदला का ही संबंध किसके साथ होता है? अगर नयन के साथ होता है। किस संदर्भ के साथ होता है? अगर नयन के साथ इसका संबंध पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, ये आपके सामने स्क्रीन पर।
भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ओटीसीईआई है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, या इनमें से कोई भी नहीं? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? देखिएगा, अभी मैं और एक्स्ट्रा प्रश्नों के उत्तर में नहीं दे पाऊंगा, माफी दीजिए, माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं मुझे। एनएससी, बीएससी, ओटीसीआई या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपना कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। साथियों, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, एक अच्छी खासी चर्चा मैंने आपके साथ इस संदर्भ में कर दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। स्थापना होती है सन 1875 में। सन 1875 में इसकी स्थापना होती है। क्लियर? प्रश्न संख्या 18, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम अनुमति कितनी है? भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की अनुमति कितने प्रतिशत रखी गई है? प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी बाजार हैं वो कितना प्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं? कितना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं? क्या वो 49% है? क्या वो 26% है? क्या वो 23% है? क्या वो 51% है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मैं बात कर रहा हूं, कितना प्रतिशत है? हर एक ऑप्शन अपने आप में साथियों एक अलग प्रश्न है। गौर से इन ऑप्शंस को देखिएगा और सही उत्तर दीजिएगा। हर एक ऑप्शन अपने आप में एक अलग परसेंटेज के ऊपर आपको प्रश्न बता रहा है। 49, 26, 49। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा, 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 प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी निवेश कितना हो सकता है, विदेशी निवेश कितना हो सकता है, यानी कुल विदेशी निवेश अधिकतम कितना हो सकता है? उत्तर आएगा 49%। कुल विदेशी निवेश कितना प्रतिशत हो सकता है? 49%। प्रश्न आपसे पूछा जाए एफडीआई कितना हो सकता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना हो सकता है? उत्तर मेरा आएगा 26%। उत्तर मेरा आएगा 26%। और फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसको मैं बोल सकता हूं, इन्वेस्टमेंट है, उसके अंतर्गत अपन कितना शामिल करेंगे? वो अपने पास है 23%। वो अपने पास कितना परसेंट है? 23%। क्लियर? और 51% है ये देशी यानी स्वदेशी निवेश का प्रतिशत हो गया। तो इस बात को हमें दिमाग में रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। जिन साथियों का उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब व किसकी सिफारिश पर की गई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना कब व किसकी सिफारिश पर की गई? एनएसई की स्थापना कब व किस समिति की सिफारिश पर की गई?
देखिएगा थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। एनएससी फेरवानी समिति का संबंध तो है 1991 के साथ। फेरवानी जो समिति है इसका संबंध तो है 1991 के साथ, लेकिन ध्यान दीजिएगा एनएससी की वास्तविक जो स्थापना है, एनएसई की वास्तविक जो स्थापना है वो आईडीबीआई द्वारा कब की जाती है? 1992 में की जाती है। तो वैसे तो अपना ऑप्शन ये इसलिए सही हो रहा है, वैसे तो ये ऑप्शन इसलिए सही हो रहा है क्योंकि इस प्रश्न में हमें सबसे पहले देखना है कौन सी समिति है, फेरवानी समिति। तो ऑप्शन तो अपना यही सही हो गया। 92 मैंने इसलिए लिखा है, ध्यान रखना ये 91-92 दोनों होगा। 92 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 92 का संबंध है इसकी वास्तविक स्थापना के साथ, जो किसके द्वारा की गई थी? आईडीबीआई के साथ की गई थी। तो उत्तर तो आएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इस लेवल का करेक्ट आंसर माना जाएगा। जी नहीं, डी नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न को, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 1992 का संदर्भ मैंने यहां दिया है आईडीबीआई के परिप्रेक्ष्य में, और फेरवानी समिति है उसका संबंध किसके साथ हो गया? उसकी स्थापना के संदर्भ में हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर अपन बी मानेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल अजय जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन आज की कक्षा में मैं नहीं दे पाऊंगा अजय जी। सुनिएगा, बिल्कुल मुझे आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जो भी आपकी अदर क्वेरीज आ रही है उनके बारे में सारी डिस्कशन अगली चलती क्लास में आप किसी के बारे में पूछ लीजिएगा। अभी मैं इन्हीं प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। निफ्टी का संबंध किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ है, बताइएगा। सिंपल प्रश्न है। निफ्टी एक सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है। निफ्टी का संबंध 50 के साथ है, निफ्टी का संबंध 50 के साथ है। बताइएगा किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ है? उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप सभी साथियों को पता है इसके बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 21, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बताइएगा फटाफट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? सारी इंपॉर्टेंट डेट है, सारी की सारी डेट्स हैं वो आपके लिए बेहद खास हैं। उत्तर दीजिएगा इसके बारे में। सारे के सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? सन 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? सन 1875 में। नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में होती है। नेटिव एसोसिएशन। क्लियर है? 2002 में क्या किया जाता है? 2002 में क्या किया जाता है? 2002 में क्या किया जाता है मुझे बताइएगा। 2002 में इसका नाम चेंज करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम चेंज करके कर दिया जाता है 2002 में। और 2005 में क्या होता है? 2005 में क्या होता है? 2005 में इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसे स्थापित कर दिया जाता है। तो तीनों डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक डेट को हमें ध्यान में रखना है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? स्थापना का प्रश्न पूछा है, स्थापना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीएसई के संदर्भ में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? सही कथन बताइएगा। इसका मुख्यालय बॉम्बे में स्थित है। इसका मुख्यालय क्या बॉम्बे में स्थित है? बिल्कुल सही बात है। यह एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है, सही है।
इसकी स्थापना सन 1875 में द नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में हुई थी, ये भी सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी 13 अगस्त 2005, क्या डेट दे रखी है? 13 अगस्त 2005 को इसे पब्लिक लिमिटेड के रूप में शामिल कर लिया गया। 13 अगस्त 2005 को इसे पब्लिक लिमिटेड का दर्जा दे दिया गया। प्रश्न ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें एक ऑप्शन गलत है, मैं उसको सही कर देता हूं। ये 13 नहीं है, ये जो डेट दे रखी है आपको, ये डेट का करेक्शन है इसमें। ये डेट दे रखी है 19 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, वहां आप नोट्स में चेक कीजिएगा। 19 अगस्त 2005 को इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा वो अपना इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सारे के सारे कथन सही हैं, और ये कथन नहीं है, आप इनको नोट्स मान सकते हो, क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स अपने क्लियर हो रहे हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, सभी के सभी कथन इसमें क्या हैं? सही हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 23, सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कितनी विशिष्ट कंपनियां शामिल हैं? सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कितनी कंपनियां शामिल हैं? फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी शामिल है। अभी टॉप कितनी? टॉप 30 कंपनी जिसके अंतर्गत शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम हो गया, मुझे पता है। एक प्रश्न आप देखिएगा, ओटीसीआई के संबंध में गलत कथन कौन सा है? बस ये लास्ट प्रश्न है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ओटीसीआई के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसकी स्थापना नैस्डैक की तर्ज पर हुई है, बताइएगा ये बात सही है कि गलत है? इसकी स्थापना क्या नैस्डैक की तर्ज पर हुई है? यह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत व पारदर्शी सिंगल विंडो एक्सचेंज है। इसकी स्थापना सन 1990 में व कार्य प्रारंभ 1992 में किया था। यह दीर्घकालीन, मध्यकालीन व लघु कंपनियों के बाजार में पहुंच बनाता है। सही उत्तर इसका दीजिएगा कि ओटीसीआई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन से कथन की बात अपन कर रहे हैं कि ओटीसीआई के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल, ओटीसीआई की स्थापना नैस्डैक की तर्ज पर हुई है। यह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत सिंगल विंडो एंट्री सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके संदर्भ में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसकी स्थापना सन 1990 में व कार्य 1992 में प्रारंभ किया था। स्थापना 1990 में व कार्य 1992 में प्रारंभ किया था। ये बात भी इसके अंतर्गत दी गई है, वो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको बता दिया, यह दीर्घकालीन, मध्यकालीन व लघु, ये ऑप्शन गलत है। यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, क्योंकि यह वो लघु व मध्यम जो कंपनियां हैं, लघु व मध्यम कंपनियां, उन्हीं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करता है, उन्हीं के लिए चीजें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे ऑप्शन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है साथियों? गलत हैं। तो ऑप्शन की जो मांग है उसके अनुसार सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक लास्ट प्रश्न के साथ मैं इसको अभी फिनिश कर रहा हूं। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या दे रखा है हमें? सीडीएसएल का पूरा नाम बताइएगा, बस लास्ट है ये। सीडीएसएल का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सिटी दिल्ली स्कूल लिमिटेड, या सभी? सीडीएसएल, सीडीएसएल का पूरा नाम क्या है? देखिएगा, भारत की कंपनियां कहीं विदेशों में निवेश करना चाह रही है तो इसके लिए उसे किन चीजों की आवश्यकता होगी? दो प्रकार से वो निवेश कर सकती है, एक तो अमेरिकन डिपॉजिटरी सर्विसेज के माध्यम से, और दूसरा है सीडीएसएल के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी।
तो ये साथियों आज की अपनी क्लास थी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए बेहद फायदेमंद रही होगी। बाकी का डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।